कैसे हो यूपी वालों? अभी अभी हमने तुमसे प्रॉमिस किया कि अगला वीडियो बनाने जाते हैं। हाँ, जस्ट मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ। और ये हमारा क्या है, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर कौन सा है, 4। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए तुम उसे जाके देख सकते हो, उन्हीं सारे प्रीवियस क्वेश्चनों का आंसर है और इससे बाहर नहीं आने वाला है। कुछ क्वेश्चन आएगा ना, फिर भी अगर मेरा समझ के पढ़ोगे तो उसे कर ले जाओगे। हाँ, टेंशन ना लो, ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें 3 मॉडल पेपर दूंगा और उन 3 मॉडल पेपर को लास्ट में करके जाना, इसे समझने के बाद उससे तुम्हें इतना हेल्प मिलेगा ना, कहोगे मजा आ गया। ये ड्राइव क्लासेस की फैमिली जो है बहुत खतरनाक है। पेपर तुम दे के आओ ना, तब देखो मजा मजा ही क्या होता है। अब देखो ध्यान से, हम शॉर्ट वाला बात करेंगे। शॉर्ट वाले में देखिए क्या है। हाँ, प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन कीजिए। या ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्र का परिचय दीजिए। आप चाहें तो दोनों प्रश्न का एक ही आंसर लिख सकते हैं या फिर इसमें छाट सकते हैं। मत छाटिएगा, इतना छोटा क्या छाटेंगे। देखिए, भारत में प्रमुख रेशेदार फसलें हैं कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे। देखिए, भारत में प्रमुख रेशेदार फसलें कौन से फसलें हैं? कपास भी है, जूट भी है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। ये सारी चीजें हैं। कपास किससे मिलता है? कपास के पेड़ से। जूट किससे मिलता है? जूट के पौधे या पेड़ से, पौधा ही होता है। सन भी सन के पौधे से। ये सब रेशेदार है, रेशम है, समझिए ना, ठीक है। रेशेदार फसलें हैं और प्राकृतिक रेशम है। और अब ध्यान दो, प्राकृतिक रेशम ये क्या है? प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। किससे मिलता है? रेशम के कीड़े ऐसे 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 होता ना, रेशम का कीड़ा देखना इसी तरह होता। बचपन में कभी तुम खेले होगे। इस कोकून से मिलता है। कपास सूती वस्त्रों का कच्चा माल है। कपास क्या है? अच्छा चलो मैं तुमको वो दिखा दूं क्या? नहीं नहीं, पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब फिर मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो, रेशम की रेशम रेशम कीड़े के कोकून से मिलता है, ठीक है। कपास किससे? सूती वस्त्रों का कच्चा माल। कपास के क्या हम बात करें? सूती वस्त्रों का कच्चा माल महाराष्ट्र और गुजरात गुजरात में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है कपास? कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है। जूट बाढ़ वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? बाढ़ वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और बिहार मुख्य उत्पादक है। जूट का मुख्य उत्पादक क्या है? ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। पश्चिम बंगाल और बिहार में मुख्य उत्पादक है। और कपास के लिए दक्कन पठार, देखो दक्कन है या डेक्कन होगा, तब पर भी घबराना मत मुन्ना। डेक्कन अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए तो घबराना मत। डेक्कन पठार 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 की काली मिट्टी और गर्म मौसम उपयुक्त है। पूछ सकता है जूट जो है किस किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी और गर्म मौसम में उपयुक्त है। जूट जो होता है काली मिट्टी में होता है और गर्म वाले मौसम में इसकी खेती बेस्ट होती है। तो ये कहाँ कहाँ होता है? ये सारी हमने क्षेत्र में देखा कहाँ होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है। और कहाँ? पश्चिम बंगाल और बिहार मुख्य उत्पादक राज्य है। तो क्षेत्र पूछा था, क्षेत्र बता दिए। हमें नहीं लगता है अब तुम्हें कठिन होगा, देख लिया। अब रेशम कीड़े के कोकून क्या होता है, जरा हम वो देख ले। मन परेशान है, क्यों रुआशा है मेरी। रेशम रेशम कोकून, देख लो रेशम कोकून क्या होता है। देखो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, अब आ जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखिए रेशम का कोकून, ये जो देख रहे हो ना, हाँ अब तुमको आएगा समझ में। ये क्या है? रेशम का कोकून है। क्या है? रेशम का कोकून है। तो तुम इसे देख के समझ सकते हो, इसी से हमें मिलता है। चलो मैं तुम्हारे लिए मैंने रिस्क ले लिया। इसे इसे तुम बेहतर समझोगे। कभी ना कभी तुमने ये देखा ही होगा। ये वाला फिगर, ये ये वाला देखो, तुमने कभी ना कभी देखा होगा। चलो ठीक है, मैं कॉपीराइट रिस्क ले रहा हूँ तुम्हें दिखाने के चक्कर में। कॉपीराइट इन द सेंस मतलब इस वीडियो पे कॉपीराइट आएगा और मुझे इस पे पैसा अगर कभी होगा तो मेरा चैनल इसे मोनेटाइज नहीं होगा, सिंपल सी बात। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने रिस्क लिया,
तो तुम्हें भी मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, समझना चाहिए ना बेड़ो, समझ लो ना, समझ लियो ना, समझ गए समझ गए समझ गए। चलो और तुम्हें समझाया नहीं था क्या? कोई बात अच्छा, हाँ हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वीरू, यूपी वालो, ध्यान दो। एक गाना मुझे याद आ रहा है, उस गाने का वो जाने, वैसे मैं गाना नहीं अच्छा गाता हूँ, बिल्कुल एकदम बकवास गाना गाता हूँ मैं। जब गाता हूँ ना क्लास में, बच्चे मेरा मजा लेते हैं वैसे, लेकिन बच्चे कहते हैं सर सर आप गाना गाइए, लेकिन जब मैं गाता हूँ ना तो धीरे धीरे सब मन ही मन मुस्कुराते हैं। अब उन लोगों को कौन बताए, सब कुछ थोड़ी मुझे आएगा। अब कॉमेडी करने आता है, मतलब एक्टिंग कर लेते हैं, हल्का फुल्का, हल्का डांस नहीं आता है, और पढ़ा लेते हैं, हर सब्जेक्ट के ऑलराउंडर है मेरे भाई, बस सब कुछ थोड़ी नहीं दिल में, मतलब दिमाग में नया वाला सब चीज एक्सेप्ट कर लड़की लड़की हसन है। और जब हसन है हमके बड़ा तकलीफ होला। हाँ लियो का लिया, तुम लोग बहुत खतरनाक हो, यूपी वाले हो ना, यूपी वाले ज्यादा गोर और नहीं होते हैं, और अमन के हिंदी मीडियम वाला, और हिंदी मीडियम वाले करिया कलोटा होला, जान लिया गोरा तूने होला ना, ये हमारे साथ तू लोगन करियो ना, कबो गाना ना गा दे तो हंसियो ना, ठीक बा। हाँ कमेंट में कबो मत कहिए कि सर जी गाना गाइए, एक दिन गाना गाइए, कबो नहीं गाई हम जानते तुम लोग हंसबा, अपन इज्जत ना ना के भाई। चला, लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व का कृषि का कृषि का क्या महत्व है, इसे मत लिखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व, सारे प्रश्न तुम्हें विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत में जो भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी अर्थव्यवस्था जो है कृषि है। यह दो भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, जो कृषि से पैसा आता है, भारत में जो पैसे से संबंधित जो मेन है वो एक कृषि भी है। कृषि भी अगर कृषि ना हो तो भारत में बहुत बड़ी पैमाने पे पैसे कम हो जाएंगे, ये कहना चाहता है, बस इतना नॉर्मल समझो। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे से संबंधित, ये 2/3 लोगों को रोजगार देती है, ये लगभग 2/3 इन सेंस, मतलब अगर टोटल तुम्हारे भारत में 60 लोग हैं, 2/3 से गुणा कर दो, भाग करोगे तो 2 तिहाई 6, अरे 3 दूना 6, ये कितना होगा देखो ध्यान से, 3 दूना 6, 20 बचा खत्म, तो 2 दूना 40, यानी 40 लोगों को ही अकेले, यानी कृषि जो है भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो लगभग 60 लोग, अगर 60 लोग है तो 60 लोगों में से 40 लोगों को क्या करता है, रोजगार अकेले देता है, 20 लोगों का रोजगार अलग से होता है। मे भी मुझे मैथ आता तो है, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई है, 2 तिहाई का मतलब यही ना होगा जी, 2 तिहाई, कि हम गलत बता देंगे, हंसी हंसी है ना, 2 दूना 4, 60, 2 तिहाई, 2 3, हाँ 2 तिहाई, चलो ठीक है। मतलब समझो जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब 2 तिहाई है, ये कितने लोगों को और रोजगार, एक बार देखिए यार वीडियो नहीं कटा ना जब तक, हाँ नहीं कटा, रोज कट जाता था मजा गया। जब देखिए ध्यान से, यह 2 तिहाई लोगों को रोजगार भी दे देती है, खाद्यान्नों के अलावा यह उपयोगों के लिए कच्चा माल देती है। खाद्यान्नों मतलब खाने पीने की चीजें तो देती है, लेकिन और बहुत सारे उपयोगी कच्चा माल देती है, जिससे हम नई नई चीजें बनाते हैं, जैसे चाय मसाले कॉफी आदि का निर्यात भी करती है। मतलब देखो चाय मसाले ये सारी चीजें लोगों को क्या करती है, देती है, अपने देश से दूसरे देशों में ये बेचता है, चाय मसाले कॉफी जिससे पैसा आता है। आपको बता दें जो मसाले के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, मसाले के बारे में, भारत आपका कौन सा है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो भारत में इतना सोना आया कहाँ से, आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि भारत में सोना बहुत ज्यादा था, तो भारत में सोना कहाँ से आया था, भारत में मसाला इतना बेहतर था कि जो दूसरे देश के लोग थे, भारत से मसाला, मतलब भारत का मसाला भी अब खाए ही कहाँ, पैसा नहीं है हम लोग पास उतना, तो कहाँ तरह तरह के खाएंगे। अगर आप देखिए सिंपल सी बात, भारत में सोना इतना ज्यादा आया कहाँ से, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि आपको बता दें भारत में मसाला कई किस्म की थी, और जब दूसरे देश के लोग आए आपके भारत में, उन्होंने मसाला खाया और इतना ज्यादा
प्रसन्न हुए, उन्हें इतना बढ़िया लगा कि वो आपको वहां से मसाला ले जाते थे और आपको मसाले के रूप में सोना देते थे। मसाला ले जाना, सोना देते थे, मसाला ले जाना, सोना देते, देते देते सोना देते देते, मसाला ले जाना, सोना देते। ऐसे करते करते भारत में बहुत ज्यादा सोना हो गया। तो समझ में आया, ये सारा बातें हमें जानना चाहिए। अगला कहाँ गया? हम्म देखिए, 2/3 लोगों को रोजगार देती है। खाद्यान्नों के अलावा ये खाने पीने की चीज के अलावा कच्चा माल भी देती है। ये चाय, मसाले, काफी आदि का निर्यात भी करती है, मतलब भेजती है। कृषि कृषि सकल घरेलू उत्पाद में करीब 26% योगदान देती है। जीडीपी में कितना योगदान देती है? जीडीपी क्या है? सिंपल सी बात, इससे ये नॉर्मल भाषा में समझो, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद, ये इससे पता चलता है कि हमारे देश का इनकम कितना है, टोटल पैसा कितना है, या उत्पादन कैसा है। इतना बस ये समझ सकते हो, उत्पादन कितना है, ऐसा समझो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, यानी जीडीपी से यह तय होता है आपके देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में करीब 26% योगदान अकेले देता है। कितना परसेंट देता है? समझ सकते हो, कुल अर्थव्यवस्था का नॉर्मल भाषण समझो तो 26% योगदान देती है। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने और देश की खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहा है कि जिस तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, संख्या की जनसंख्या की जरूरत को पूरी करने के लिए और देश की खाद्य सुरक्षा बनाए, मतलब खाद्य सुरक्षा मतलब कि खाने पीने की चीजें रहे, उसमें कृषि का है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व समझा नहीं? भारत में जो पैसे से संबंधित जो व्यवस्था है, उसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं? इससे क्या होता है, खाने पीने की चीजें में मिल रही है, और जो हम उत्पादन कर रहे हैं, लगभग ना 2/3 लोगों को अकेले रोजगार कौन दे रहा है? कृषि दे रहा है। और लगभग क्या कहते हैं, लगभग यहाँ कहा गया, देखिए इसमें क्या होता है, कच्चा माल भी देता है, खाने पीने की चीजें देता है, कच्चा माल भी देता है, और हम कुछ चीजें यहाँ से उगा के हम दूसरे देशों में भी भेजते हैं, उससे भी हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। लगभग लिखिएगा, करीब, लगभग में लगभग 26% योगदान देती है। कभी डायरेक्ट, कभी भी आंसर राइटिंग किसी में भी करिएगा तो करीब या लगभग लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे डाटे एग्जैक्ट नहीं हमेशा रहते, बदलते रहते हैं। इसलिए लगभग 26% योगदान देती है। तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे लिखिएगा लगभग, क्या लिखिएगा? लग लगभग लगभग 2/3 लोगों को रोजगार देती है। डायरेक्ट हम नहीं, ऐसे आकर डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, भले लोग लिखे लेकिन आप मत लिखिएगा, देखिएगा, ठीक है। भारतीय कृषि खत्म, अरे ज्यादा नहीं बा, बस खत्म हो जाएगा। 60 आ गया। हम्म, हम्म, लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय कृषि की कहाँ गया जी? भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं? ऐसे लिखिए, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। तो क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक परिवहन, जो भारत की जो कृषि होती है, हेडिंग ऐसे हेडिंग लगाते हैं। याद किया एग्जाम में जब हेडिंग लगेगा, लक्जर पेन से, कौन सी पेन से? लक्जर, शायद उसका नाम होता है लक्जर, ऐसे कोई एक पेन होता है, वो हेडिंग वाला होता है। आप इसी से बनाइए और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, लक्जर पेन, अभी से प्रैक्टिस करिए। अब आपके पास समय नहीं है बाद में प्रैक्टिस करने का, अभी से करिए। प्राकृतिक परिवहन, जो भारत की कृषि होती है वो किस पर निर्भर होती है? प्रकृति यानी वातावरण पे समर्थित होता है। मानसूनी वर्षा पर कृषि में निर्भर है। जो आपका भारत का कृषि है, मानसून पे कैसा वातावरण है, सॉरी कैसा मौसम है, मौसम पे ठंडी के समय अलग मौसम, गर्मी सॉरी ठंडी के समय में अलग फसल, गर्मी के समय में अलग फसल, हर मौसम में अलग अलग तरीके की फसल बोई जाती है। यानी कि मौसम पे डिपेंड करता है हमारे भारत की कृषि। हाँ,
तो निम्न उत्पादकता भारत की एक कृषि की विशेषता यह है कि यहाँ उत्पादन क्षमता ज्यादा नहीं होता है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उत्पादन क्षमता ज्यादा नहीं होता है। क्यों? प्रति हेक्टेयर का मतलब हमने लिखा है लगभग 2.5 एकड़ को क्या कहते हैं? प्रति हेक्टेयर कहते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कब कि मतलब जितना 2.5 एकड़ में होना चाहिए खेती। देखिए मान लीजिए 2.5 एकड़ है, कितना है? 2.5 एकड़ में हमें उगाना चाहिए 100 कुंटल, या मान लो 1 कुंटल। कितना उगाना चाहिए? 1 कुंटल। 1 कुंटल नहीं समझ रहे हो, मान लो 100 किलो। कितना होना चाहिए? 100 किलोग्राम। कितना होना चाहिए? 100 केजी होना चाहिए। मान लो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 2.5 एकड़ में कितना होना चाहिए? 100 केजी। लेकिन भारत वहां 100 केजी ना होकर इससे कम है। मतलब कह रहा है कि जो प्रति हेक्टेयर है, क्या है? प्रति हेक्टेयर है उत्पादन कम है। जितना उत्पादन होना चाहिए उतना भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है। जितना उत्पादन होना चाहिए भारत में उतना उत्पादन, देख रहा हो, देख लो, ये है तुम्हारे सर की हालात। लेकिन कहते हैं ना, कोई नहीं, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अपनी हालातों से बार बार लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इतिहास अपना नहीं बदल देंगे। मेरे बच्चों, इसी हौसले के साथ आप भी पढ़ाई करिए। अपने माँ बाप के सपनों के लिए लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। शरीर से जान निकलेगी नहीं, पढ़ाई करते रहिए और यूपी बोर्ड में इतना अच्छा नंबर लाइए कि माँ बाप आप पे प्राउड फील करे। आपके माँ बाप अगर बार बार कहते हैं इतना पढ़ लिख के क्या करोगे, उन्हें समझाइए। जिस दिन रिजल्ट लाएंगे उस दिन आप देखिएगा, हाँ, इसकी पढ़ाई आपको कितना गर्वान्वित करेगा। आप पापा बहुत खुश हो जाएंगे जब अब मेरा नंबर आएगा। तो माँ बाप भी सपोर्ट करते रहिए बच्चों को। ध्यान दिया, प्राकृतिक पर निर्भर हो गया, ये हमने पढ़ा। अब खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता लिखा है। अधिक जनसंख्या की भूख, अधिक जनसंख्या की भूख के लिए फसल मुख्यतः अनाज होती है। कह रहा है कि भारत की एक जो कृषि की विशेषता है कि हमारी भूख को मिटाने के लिए सबसे बड़ा कोई चीज है तो क्या है? अनाज है। मुख्यतः अनाज होती है। कुल कृषि कुल कृषि भूमि का, डायरेक्ट मत लिखिएगा, कुल कृषि भूमि का लगभग कितना? लगभग 65.8% भाग खाद्यान्नों पर लगाया जाता है। यानी कुल कृषि का जो होता है, खाने पीने वाली चीजों का उत्पादन कितना करते हैं? इतना करते हैं लगभग। या ऐसे लिख सकते हैं अधिक से अधिक। अगर तुम्हें डाटा नहीं याद रहेगा तो लिखने का क्या तरीका है? अधिक से अधिक कृषि भूमि पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, ऐसे लिख सकते हो। अगला है, शॉर्ट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का और क्षेत्र बताइए। चलिए, तब उसके बाद लान होगा, फिर उसके बाद चीजें हम लोग की क्या हो जाएगी? खत्म रहेगी। बहुत सारे बच्चे भगा भगा के लिख ले रहे हैं। लिखो, क्या करना है, नहीं समझोगे तब समझ में आएगा। आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, कैसे क्या आएगा तो तुमको वो तो देखना नहीं है। देखिए, चावल उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा, तुम चाहो तो ये लिख सकते हो या नहीं। ये 100 से भी अधिक, ये नापने का तरीका होता है। रेन गेज से छोड़ो, बारिश को नापने का एक माप होता है, उससे वो अलग बात है, अभी छोड़ दो। चावल उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा जरूरी है। जाहिर सी बात है, चावल तभी उगता है जब क्या हो? वर्षा ज्यादा हो और तापमान क्या होना चाहिए? उच्च है। नमी और जल की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है। नमी होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। देखते हैं जब हम लोग चावल की खेती करते हैं, पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़, और नहरों की सुविधा फसल के लिए अनुकूल होती है। कि कह रहा है कि चावल अगर आपको उगाना है तो आपको कैसी मिट्टी होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, मतलब पानी वाली मिट्टी होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? नहरों की सुविधा अगर वहां है तो फसल मस्त तरीके से होगा। भारत में प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र, भारत में प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र, मतलब भारत में वह क्षेत्र जहां पर चावल ज्यादा उगाया जाता है। उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, कहाँ? उत्तर में और उत्तर पूर्वी मैदान में उगाया जाता है। तटीय क्षेत्र में और डेल्टाई प्रदेश में चावल उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है। सिंचाई के लिए, सिंचाई के जरिए कम बारिश वाले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में भी चावल उगाया जाता है। मतलब सिंचाई के जरिए
मतलब जो बांध बना होता है, जो नहर होता है, उनके थ्रू जहां बारिश नहीं होती है, सिंपल सा ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश कम होती है, वहां पर सिंचाई का प्रयोग करके, मतलब नाली बना के, बोरिंग डाल के, बोरिंग बना के, फिर उसके बाद वहां से पानी निकाल के नहरों द्वारा पहुंचा के, खेतों में पहुंचा के, फिर खेती किया जाता है। जहां बारिश नहीं हुई होती है, क्या लिखा है, सिंचाई के लिए के जरिए, कम बारिश वाले जहां पर कम बारिश हो वहां पे भी सिंचाई के जरिए हम लोग खेती कर लेते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चावल उगाया जाता है। तो होप सो अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। विश्वास करिए, लांग एक है और लांग एक ही है और बस खत्म कहानी। लांग समझते हैं। देखो, अगर थक जाओगे, क्या, अगर थक जाओगे तुम यूं ही मायूस बैठ जाओगे, तो मेरे शेर, मेरे लल्ला, अपनी माँ बाप की आंखों में देख के एक बार पूछना, क्या वो बाप मायूस बैठा है? क्या वो बाप काम करना बंद किया है? यदि नहीं तो उठ मेरे शेर, अभी कलम की ताकत से बदल अपनी इतिहास, अभी अपनी कलम की ताकत से बदल इतिहास। पता है, धुरंधर एक मूवी आई थी, हाल में कौन सी मूवी लगी है? धुरंधर मूवी लगी है। क्या लगी है? धुरंधर मूवी लगी है। और धुरंधर मूवी में एक शानदार लाइन बोलता है जो अभी भी मुझे याद है। उसमें पता क्या बोलता है? उस लाइन में ये बोलता है, देखो, वो क्या कहते हैं, अक्षय खन्ना जो है वहां का पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं, डकैत है, पता नहीं, रहमान डकैत, जो रहमान डकैत है, उन्हीं में से किसी उसके दोस्त का एक लड़का पढ़ाई करता है। तो अक्षय खन्ना कहता है, पता क्या कहता है, बेटा तुम पढ़ लिख लो, हम अपने मुल्क के लिए खून बहा रहे हैं, क्या पता तुम स्याही बहा के, क्या चीज, वो कहता है, देखो ये बड़ी बात अक्षय खन्ना कहता है, रहमान डकैत कहता है, बेटा हम अपने मुल्क की आजादी के लिए खून बहा रहे हैं, क्या पता तुम थोड़ी स्याही बहा के इतिहास बदल दो, हमें तुमसे उम्मीद है, बेटा तुम पढ़ाई करो। ये लाइन मुझे इतनी दिल तक छुई। देखो सही बात है, पहले इतिहास बदलने के लिए स्याही की जगह खून बहाया जाता, इतिहास बदलने के लिए, राज करने के लिए लोगों पे क्या कहा जाता, खून बहाया जाता था। और आज जितना कलम की स्याही बहाओगे, इन द सेंस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ही इतिहास बदलने के करीब जाओगे और काबिल बनते जाओगे। ये बात अक्षय खन्ना मुझे इतनी बेहतर लगी, इतनी बेहतर लगी कि शायद हर किसी ने इस पे ज्यादा गौर नहीं किया होगा। चलो ठीक है, अब आते हैं, बकवास ज्यादा नहीं करते हैं, टाइम नहीं है अपने पास। आइए, डर लगता है कहीं ये बंद ना हो जाए यार, माइक ना काम करना बंद कर जाए, इसलिए ये तो दोनों माइक का यूज करना पड़ता है। हाँ, मन परेशान, आपको मैं बात बताऊं, मेरे लाइफ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई है अभी 2 दिन पहले, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं। लिटरली बता रहे हैं, सच में भी मैं पढ़ा रहा तो चीजें दिमाग में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जो प्रॉब्लम हुआ है उसी प्रॉब्लम, चलो छोड़ो यार, मेरी बात है। क्वेश्चन क्या आएगा, भारत में प्रचलित कृषि के प्रकार और वाणिज्य कृषि, फला का जो भी क्वेश्चन है, एक बार वाणिज्य कृषि के बारे में हमें बताना है, ठीक है। एक बार मुझे मौका दे दो, मेरे लाल, मेरे हीरा, मेरे सोना, कभी कभी मैं, हाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक छप गया है। क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित कृषि के प्रकार का वर्णन कीजिए, भारत में प्रचलित कृषि के प्रकार का वर्णन कीजिए, और या और नहीं, यहाँ क्या है, वर्णन कीजिए, प्रकार का क्या करिए, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, और ये है या क्या कह रहा है, या वाणिज्य कृषि से क्या आशय है, वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, कृषि के विभिन्न
प्रकारों की विवेचना कीजिए। इन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक विद्या में जाके तुम भूगोल का चैप्टर नंबर 4 देख लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उसी का पूरा सॉल्यूशन है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि प्रचलित है। कितने प्रकार के? 3। और प्रारंभिक जीविका कृषि, 3 कृषि है, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि। ये क्या है अब हम पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। मिट ही नहीं रहा है यार। प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होता है? जीविका मतलब जीवन, ऐसी कृषि जो जीवन जीने के लिए ही बस किया जाए, वो क्या है? यही वाली। ये छोटे खेतों पर की जाती है। इसमें रहती खेत बड़ा नहीं होता, छोटा खेत होता है। इसमें लकड़ी के हल और साधारण उपकरणों से फसल उगाई जाती है। किसान परिवार की जरूरतों के लिए अनाज उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो, नीचे देखो लिखा है, कम हो जाती है तो वे नई भूमि पर खेती करते हैं। ये वाली लाइन यहाँ रहेगा। कह रहा है प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है, ध्यान देना। प्रारंभिक जीविका कृषि ये वे कृषि है कि ये छोटे जगह, छोटे खेतों में किया जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि कहा जाता है, छोटे खेतों में किया जाता है। और इसमें जो काम जो कृषि किया जाता है वो छोटे मोटे हाथ से या हल से या छोटे मोटे मशीनों का उपयोग करते हैं। बहुत बड़े लेवल का मशीन का उपयोग नहीं करते। इसमें सिर्फ ऐसी खेती होती है जिससे खुद का जीवन यापन हो सके। और जब एक खेती होती है, जब मिट्टी खराब हो जाती है, वहां पर फसल नहीं हो पाती है, हो जाती है, जब वहां की मिट्टी खराब हो जाती है, यानी वहां फसल नहीं अच्छे से हो पाता है, उर्वरता कम होती है, तो वे नई भूमि पर खेती करते हैं। ये आगे लिख लेना। अब गहन जीविका कृषि, यह उन क्षेत्रों में होती है जहां जमीन पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है। जनसंख्या दबाव अधिक मतलब क्षेत्र कम है, जगह कम है, लेकिन वहां पर रह ज्यादा लोग रहे हैं, तो इसे कहते हैं जमीन पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। इससे अधिक मेहनत सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। गहन जीविका कृषि क्या होता है? यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पर संख्या ज्यादा है और जगह क्या है, कम है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है और उर्वरकों का प्रयोग करके, उर्वरकों मतलब खाद का प्रयोग करके उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जाता है। ये होता है गहन जीविका कृषि। वाणिज्य वाणिज्य कृषि क्या होता है? इसमें अधिक बीज, वाणिज्य कृषि में क्या होता है? इसमें आधुनिक बीज, आधुनिक मतलब नए बीज, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी साइंस के मतलब केमिकल वगैरह चीजों को मिला उला के आपस में संकरण करा के नए अच्छे किस्म के बीज होते हैं। आधुनिक बीज मतलब नए बीज, मतलब ये टेक्नोलॉजी के बीज पे, या आधुनिक नए तरीके के जो बीज है। रासायनिक उर्वरक मतलब जो केमिकल खाद है वो वाला, रासायनिक उर्वरक जो हम लोग यूज करते हैं, और कीटनाशक का प्रयोग करके उच्च उत्पादन होता है। इसमें मुख्य रूप से एक फसल बड़ी भूमि पर बोई जाती है। उदाहरण चाहे देखो ध्यान से, वाणिज्यिक मतलब वाणिज्यिक कृषि मतलब ऐसा कृषि जिससे हम खेती तो करें, उससे बड़े पैमाने पर करके पैसा कमाए। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? ये बड़े बड़े पैमाने से होता है, बड़े जमीन पे होता है, और इसमें बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करते हैं। और मशीनों का प्रयोग करने के साथ साथ इसमें क्या यूज करते हैं? अच्छे किस्म का बीज यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, रासायनिक खाद यूज करते हैं, और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर खेती करके उत्पादन करते हैं ज्यादा, और इसे हम बेचते हैं और जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। कहाँ देते हैं? भारत की जीडीपी में योगदान देते हैं। उदाहरण जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, केला, यह उद्योग के लिए कच्चा माल देती है और किसानों की आय बढ़ाती है। उद्योग के लिए मतलब व्यापार के लिए समझ सकते हो, ये कच्चा माल देती है। जैसे कि चाय देती है, फिर उसके बाद कॉफी वॉफी जो भी बनता है, इससे चाय की चाय पत्ती, इससे गन्ना देती है, गन्ना से जानते हो क्या क्या बनता है, केला से अलग अलग चीजें बनती है, कच्चा माल देती है, और इससे किसानों की भी आय बढ़ती है और देश की भी आय बढ़ती है। इस तरीके से हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 खत्म कर चुके हैं।
मुझे लगा नहीं था कि इस साल मैं इतना जल्दी इसको मैं खत्म कर दूंगा। अभी महज स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन हुआ। हमें पता है बीच में भी स्टार्ट किया था और 1 महीने तक लगभग हमने वीडियो नहीं बनाया। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, हम हमने आपसे शेयर किया था ना, अभी भी प्रॉब्लम फिर से आई है, एक नई प्रॉब्लम। लेकिन कहते हैं ना, प्रॉब्लम आएगी और जाएगी पर हमें रुकना नहीं है। हमें अपने कर्तव्य मार्ग पे चलते जाना है। अगर हम रुक गए तो एक पशु के समान है, तो हमें पशु नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना है। अगर देखो ध्यान से, तुम इस धरती, अगर तुम्हें मानव जीवन बना है, अगर तुम्हें मानव जीवन मिला है और तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हो, अपने तक अपना जीवन जीने के लिए खा पी ले रहे हो, बस वहां तक सीमित है और अपने परिवार तक सीमित है, याद रखना वो पशु कहलाता है। आप मानव जीवन पाए हैं, जब तक समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए नहीं सोच रहे तब तक इंसान नहीं है। आप पशु कहलाएंगे। पशु देखेंगे अपने तक ही सीमित रहता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है। तो पशु मत बनिए, वो इंसान बनिए जिसको आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी वालों ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।